नमस्कार। स्वस्थ विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और जो अपनी काया ना संभाल पाया उसने जीवन में दुख ही दुख पाया। आज का विषय हमारा अस्थमा। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुरु जी, अस्थमा किस कारण से होता है? अस्थमा यह हमारा अपना बनाया हुआ रोग है। यह कुदरत की दी हुई देन नहीं है। जब हम अपने खान पान में गड़बड़ी करते हैं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जितनी हम ठंडी चीज़ें चिकनाहट ज़्यादा लेंगे उतना ही आपका सांस फूलेगा। सांस की नाली में, फेफड़ों में ठंडे पानी से, चिकनाहट से जैसे पानी पे काई जमते ऐसे जम जाती है। जब फेफड़े ऑक्सीजन लेने में असमर्थ होते हैं तो इससे हम सांस का रोग कहलाता है। अस्थमा इसी को कहते हैं। सांस की नाली में और फेफड़ों में काई जैसी चिकनाहट बैठने से फेफड़े पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते। इस नाम को हम दमा नाम रखा है। गुरु जी, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? इसके बचने का सबसे पहला उपाय है कि सबसे पहले तो हम अपने रहन सहन पे ध्यान दें। हमें मकान वो वैसी जगह बनाना चाहिए जहाँ सुबह से शाम तक धूप रहे। नमी नहीं मकान के अंदर होनी चाहिए। नमी से रोग बढ़ता है और खुश्की से घटता है। सूर्य की किरणें सुबह की और शाम की जिस मकान पे पड़ती है, जिस कमरे में पड़ती है, उसके रोग के कीटाणु आधे तो नष्ट ऐसे हो जाते हैं। फिर दूसरा इसके बाद खान पान का। खाने में हमें कभी भी ठंडा खाना, तला हुआ खाना जिसमें चिकनाहट है, इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। खुश्क खाना, ताज़ा गर्म खाना, पानी भी पीना है तो खाने के बीच में गर्म पीना है। पानी के अंदर यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। जो आपके खान पान में थोड़ी गड़बड़ी हो भी जाए तो उसको गर्म पानी सुधार देता है। आज ब्रेड, बिस्कुट, परांठा और नमकीन, परंतु उनमें अंदर जाके जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत दुष्ट परिणाम देता है। मतलब कह सकते हैं गुरुजी, मेन कारण अस्थमा का जो है ठंडा पीने से ही होता है। हाँ, ठंडा पीने से। आज पूरे संसार के अंदर सांस के रोगी 60% से ऊपर हैं। इसका मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। जब आप जीभ को स्वाद देंगे, बासी खाना खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, एसी, कूलर, पंखे का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आपको सांस का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। यदि आप अपने नॉर्मल वातावरण में आते हैं, और ना तो आपको एसी की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है। आप खाना खाएं दिन का 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, ये पीना अति आवश्यक है। जो प्राणी इन चीज़ों का प्रयोग करेगा उसको कभी सांस का रोग नहीं होगा। सांस के रोग में खुद तो रोगी दुखी होता है, परिवार और मिलने वालों को दुखी करता है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं किस टाइम सांस उखड़ जाए। और सांस उखड़ने के बाद किसी किसी का तो इतना भयंकर हाल होता है जैसे भैंस का कटला चलाता है, ऐसे चला करके सांस खींचना पड़ता है। मेडिकल साइंस तो इसको ऑक्सीजन लगा के रोकती है, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है, उससे लाभ नहीं होता। एक चीज आपने बताई गुरुजी कि घर में धूप का आना जरूरी है, पर लेकिन आजकल शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है जहाँ की धूप आती ही नहीं है, वो देखे हुए धूप मुद्दत हो जाती है। उनको वो क्या करें? देखिए, उनका नियम है कि सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका का, 1 घंटा लोन विलोम। उसके बाद यदि उनके पास टाइम है तो मंडूकासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, फिर शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन। ये करने के बाद किसी पार्क में जाएं जहाँ धूप आती है,
कम से कम आधा घंटा शरीर को धूप लगाना अति आवश्यक है, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है। जब आपके शरीर को धूप लगती है तो इससे हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करते हैं, ऐसे धूप से अपने अंदर का जो वातावरण है और जो पाचन शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धूप एक नेचुरली शक्ति शरीर के अंदर जा रही है। यदि सूर्य की गर्मी शरीर को कम मिलेगी तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाएगा, परंतु सूर्य की किरणें इन रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार से इसकी तिल्ली समाप्त करती है। वक्त हो चला है स्वस्थ विचार में छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। कि सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम। उसके बाद यदि उनके पास टाइम है तो मंडूकासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, फिर शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। ये करने के बाद किसी पार्क में जाएं जहाँ धूप आती है। कम से कम आधा घंटा शरीर को धूप लगाना अति आवश्यक है, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है। जब आपके शरीर को धूप लगती है तो इससे हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करते हैं, ऐसे धूप से अपने अंदर का जो वातावरण है और जो पाचन शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धूप एक नेचुरली शक्ति शरीर के अंदर जा रही है। यदि सूर्य की गर्मी शरीर को कम मिलेगी तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाएगा, परंतु सूर्य की किरणें इन रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार से इसकी तिल्ली समाप्त करती है। गुरु जी, आपने बताया कि सूर्य की किरणें हमारे आधे से ज्यादा रोगों को नष्ट कर देती हैं। गुरु जी, आयुर्वेद में इसकी दवा क्या है? आयुर्वेद में इसकी दवाई है हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच, लहसुन की 3 तुलियाँ पीस करके, अदरक 10 ग्राम पीस करके गाय के दूध में उबालें। आप इसी को पिएंगे, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और चने की रोटी प्याज मिला करके पका के खाते हैं तो आपका दमा इसी से समाप्त हो। खाने की दवाई में काली मिर्च है, सौंठ है, वायब्रिंग है, पीपल है, जायफल है, केसर है। इन चीज़ों को पाउडर के रूप में बना के रखा है। 2 से 3 ग्राम पाउडर मुंह में डाल के चाहे गर्म पानी से पी लें चाहे दूध से पी लें। इसके पीने के बाद रोगी को खांसी भी नहीं उठती। जैसे किसी को भयंकर खांसी हो गई है, आप इस पाउडर का 2 ग्राम पाउडर मुंह में रख के चाहे चूसने लगें चाहे पानी से सटक लें। अब आपका सांस भी नॉर्मल हो जाएगा और जो आपको खांसी उठती थी वो नहीं उठेगी। और इससे जो बलगम कटेगी वो आपको मुंह के रास्ते नहीं निकालनी पड़ेगी, वो टट्टी से बाहर आती है। यानी इसके अंदर इतना प्रभाव है कि सारे जर्दे को काट करके पखानने के रास्ते बाहर निकालता है। ऐसे तो इन रोगों के लिए मेरे पास अनेकों दवाई हैं।
परंतु ये नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है, क्योंकि वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन बराबर है तो आपको कोई रोग नहीं। परंतु जब इसमें किसी की बढ़ोतरी होती है, को घट जाता है, तो जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए उसी वस्तु को देना पड़ता है। गुरुजी एक चीज बताइए कि क्या मौसम के अनुसार भी ये अस्थमा ज्यादा कम हो जाता है? किसी को सर्दी में ज्यादा हो जाता है, किसी को गर्मी में एलर्जिक अस्थमा हो जाता है? ये 12 महीने थोड़ी सी ठंडी हवा चली तो एकदम जकड़ लिया। और ये अस्थमा किसी को गर्मी से है, किसी को सर्दी से है, किसी को बरसात में है। परंतु आयुर्वेद में सबको एक समान दृष्टि से देखा गया है, चाहे गर्मी का है, चाहे सर्दी का है, चाहे बरसात का, सबको एक ही दृष्टि से काटते हैं। मतलब जो दवाइयाँ अलग अलग हैं, काटने का तरीका एक ही है, खान पान एक है, परहेज एक है। सिर्फ रोगी को हदायत होती है कि आपने रात 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको आधा घंटा कपाल भाती करना अति आवश्यक है, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अनिवार्य है। उसके बाद उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अग्निसार ये करने आवश्यक है। जो रोगी इस नियम को अपना लेगा, वो चाहे 20 साल से अस्थमा से ग्रसित है, 1 महीने में वो अपने आप को कह देगा कि मुझे एक सपना आ रहा था कि मैं सांस का रोगी था। गुरुदेव अभी आपसे जानेंगे कि क्या अस्थमा जन्मजात भी होता है, पर लेकिन अभी वक्त हो चला है स्वस्थ विचार में छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। अब मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूंगा, क्या अस्थमा जन्मजात भी होता है? एलोपैथिक में जन्मजात माना गया है, आयुर्वेद में जन्मजात नहीं माना गया। होनी को अनहोनी करना आयुर्वेद का काम है। एलोपैथिक में आपके दादा परदादा की हिस्ट्री पूछ के तब इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में रोगी का केवल 12 घंटे खाली पेट रख के नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग पकड़ में आता है, फिर उसका उपचार किया जाता है और हर रोग जड़ से काटा जाता है। खानदानी जो रोग हैं वो भी आयुर्वेद में समाप्त होते हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसको कि जन्मजात माना गया आयुर्वेद के अंदर। एलोपैथिक में जन्मजात माना गया। पर गुरुजी आजकल देखा जा रहा है कि बड़ों से ज्यादा बच्चों में ज्यादा अस्थमा देखा जा रहा है। बच्चों में सबसे ज्यादा हमारी अपनी कमियां हैं। जो हम बच्चों को बिस्कुट, टॉफी, चॉकलेट, बर्गर और ये नाना प्रकार की जो आर्टिफिशियल खाने खिला रहे हैं, इससे बच्चे के लीवर पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्शन होता है। वही जाके फेफड़ों में, सांस की नाड़ी में, दिल में, किडनी में, पित्ते में सब जगह असर कर रहा है। आज मुझे इस बात 5 साल के बच्चे को भयंकर सांस का रोग है। मेडिकल साइंस उसको ऑक्सीजन पे जीवन दान दे रही है, परंतु जब वो बच्चा ऑक्सीजन लगा के मेरे आश्रम में आया, नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण करने के बाद उसके आंख में, नाक में दवाई डालने के बाद ऑक्सीजन बंद हो गई। एक ही दिन में? एक ही दिन में, और एक ही बार दवाई डालने से। फिर हर उसको आधे घंटे बाद दवाई डालने के लिए कहा। आज 7 दिन हो गए उस बच्चे को, 7 दिन से ऑक्सीजन नहीं लगी। अब बच्चा नॉर्मल बच्चों की भांति खेल रहा है, कूद रहा है, अपना सारा काम कर रहा है जो करने का है।
परंतु अब ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में ला के रखा है, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आयुर्वेद में खाने की दवाइयों से ज़्यादा दवाइयाँ आँख में नाक में डालने की काम करती हैं। नाक में डालने की दवाई डालने के 2 सेकंड के बाद पूरी फेफड़े तक सांस की नाली को ऐसे साफ कर देती है जैसे लोहे के जंग को गर्म पानी में तेजाब डाल के उस जंग को साफ कर देते हैं। यही नाक के डालने वाली दवाई यदि हम आधे आधे घंटे में भयंकर सांस के रोगी को डालते हैं, जिनको ऑक्सीजन 10 सेकंड हटाने पर सांस फूल जाता है, तो उनको भी दोबारा ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो काम उन्हें ऑक्सीजन से आर्टिफिशियल करके लेना है वही काम लहसुन प्याज अदरक का रस, शहद, नींबू का रस और इसके अंदर सिंधा नमक मिलाया गया और इसके अंदर रिट्टे का छिलका उबाल करके इसकी स्टीम बना के उसकी भाप लाई गई है। अब ये सांस के रोग को नाक में डालने से ऐसे काटती है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत में से काटता है। एक बार नाक में डालने से 2 घंटे तक उसके नाक में किसी किस्म की ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। यदि वो ठंडी जगह पे बैठता है या पंखा कूलर चलता है तो उसको तकलीफ होगी, उस टाइम फिर डाल दो तो उसका नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाता है, सांस का रोग नहीं रहता। कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वो ही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। हाँ, मेरे पास एक लड़की थी जो 4.5 साल की एक्सपायर हुई है, वो मैंने चेक कराई थी पीजीआई में, जिसको नर्व्स और मस्कुलर वीक थे जी। उसने नेक्स्ट बच्चे के बारे में बोला था भी अगला बच्चा ऑल इंडिया में टेस्ट कराना है। तो क्या आपने ऐसे किया था? हाँ, मैंने नेक्स्ट बच्चा ऑल इंडिया में टेस्ट कराया जी, जिसका अबॉर्शन कराना पड़ा 6 मंथ बाद जी। उसकी रिपोर्ट थी वो भी गुड़िया जैसा था, सेम जी। जो पहले संतान था, हाँ जी, सेम रिपोर्ट गुड़िया जैसी बोली थी। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करी, करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एकदम नहीं, एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा भाई चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। जिनको 25-25, 30-30 साल से ऑक्सीजन लगा रखी थी, जो रोगी हीलर पे जी रहे हैं, वो भी आश्रम आने पे एक ही खुराक लेने के बाद इनहेलर लेना बंद कर देता है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु इसमें एक शर्त है कि एक दवाई मैंने इनको खाने की बनाई हुई है। खाने की दवाई में काली मिर्च है, सौंठ है, वाइब्रिंग है, पीपल है, जायफल है, केसर है। इन चीज़ों को पाउडर के रूप में बना के रखा है। 2 से 3 ग्राम पाउडर मुंह में डाल के चाहे गर्म पानी से पी ले, चाहे दूध से पी ले। इसके पीने के बाद रोगी को खांसी भी नहीं उठती। जैसे किसी को भयंकर खांसी हो गई है, आप इस पाउडर का
2 ग्राम पाउडर मुंह में रख के चाहे चूसने लगे चाहे पानी से सटक लें, अब आपका सांस भी नॉर्मल हो जाएगा और जो आपको खांसी उठती थी वो नहीं उठेगी। और इससे जो बलगम कटेगी वो आपको मुंह के रास्ते नहीं निकालनी पड़ेगी, वो टट्टी से बाहर आती है। यानी इसके अंदर इतना प्रभाव है कि सारे जर्दे को काट करके पखानने के रास्ते बाहर निकालता है। ऐसे तो इन रोगों के लिए मेरे पास अनेकों दवाइयाँ हैं, परंतु ये नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है, क्योंकि वात, पित्त और कफ इन तीनों का संतुलन बराबर है तो आपको कोई रोग नहीं। परंतु जब इसमें किसी की बढ़ोतरी होती है, को घट जाता है, तो जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए उसी वस्तु को देना पड़ता है। गुरुजी एक चीज बताइए कि क्या मौसम के अनुसार भी ये अस्थमा ज्यादा कम हो जाता है? किसी को सर्दी में ज्यादा हो जाता है, किसी को गर्मी में एलर्जिक अस्थमा हो जाता है? ये 12 महीने थोड़ी सी ठंडी हवा चली तो एकदम जकड़ लिया। और ये अस्थमा किसी को गर्मी से है, किसी को सर्दी से है, किसी को बरसात में है। परंतु आयुर्वेद में सबको एक समान दृष्टि से देखा गया है, चाहे गर्मी का है, चाहे सर्दी का है, चाहे बरसात का, सबको एक दृष्टि से काटते हैं। मतलब जो दवाइयाँ अलग अलग हैं, काटने का तरीका ये कि है, खान पान एक है, परहेज एक है। सिर्फ रोगी को हदायत होती है कि आपने रात 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको आधा घंटा कपालभाति करना अति आवश्यक है, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अनिवार्य है। उसके बाद उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अग्निसार ये करने आवश्यक है। जो रोगी इस नियम को अपना लेगा वो चाहे 20 साल से अस्थमा से ग्रसित है, 1 महीने में वो अपने आप को कह देगा कि मुझे एक सपना आ रहा था कि मैं सांस का रोगी था। तो गुरुजी आपने बताया कि हमें परहेज के साथ साथ कुछ व्यायाम भी करने हैं, तभी हम अस्थमा को दूर भगा सकते हैं। हाँ, ये आप गुरुजी हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो स्वस्थ विचार में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला, फेज 2, डांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43।